कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा जन दरबार रखा गया। आपको बता दें कि इससे पहले आलाकमान बैठक में ये निर्देश दिया गया था कि सभी मंत्री आम लोगों से मिले और उनकी फरियादों को सुने, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुने और उस पर काम करें। ऐसे में ये दरबार रखा गया और इस दरबार में कई आम लोग अपनी फरियाद के साथ पहुंचे, अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे। इसी बीच किन्नर समाज के लोग भी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने आवास और आंगनबाड़ी को लेकर बन्ना गुप्ता के आगे अपनी समस्याओं को रखा। उनकी समस्या आवास और आंगनबाड़ी को लेकर थी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या पर निवारण निकाला जाएगा, समस्या दूर की जाएगी। लगातार लोग आ रहे हैं और जितने लोग आएंगे, जो जनहित से जुड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को प्रायोरिटी बेसिस पे उनको समाधान करना हम सबों का दायित्व है। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, चाहे वो किसी भी मामले से हो, तो जो न्याय संगत होगा उसको काम को करना है और जो जनहित में है उस काम को करना है। और ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल साहब, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, CLP हमारे आलमगीर साहब, इन लोगों का दिशा निर्देश है कि सभी मंत्रियों को सप्ताह के एक दिन सोमवार को हर मंत्री एक दिन कांग्रेस कार्यालय में बैठेगा और बैठकर जनता के हितों की समस्याओं पर काम करेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ बैठे हैं और सभी मंत्री यहाँ 11 से 1 बजे तक बैठेंगे, बैठकर जनता की समस्या सुनेंगे। मंत्री जी अभी केंद्र समाज के लोग आए वो पूछते हैं कि सरकार ने पेंशन शुरू कर दी, कुछ मांगे भी थी, आवास है, आंगनबाड़ी के लिए आपने कुछ आश्वासन दिए? देखिए, निश्चित तौर पर थर्ड जेंडर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए आदेश दिए हैं और हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के दिशा निर्देश की सरकार जन जन तक पहुंच रही है। और पहले जब हम लोग किसी भी मोहल्ला टोले गांव में जाते थे तो प्रायः हमारी विधवा बहनें, वृद्ध माएँ, परित्याग हमारी बहनें, विकलांग हमारे लोग अपने पेंशन को लेकर काफी चिंतित होते थे। हमारी सरकार ने सर्जन पेंशन स्कीम निकाला और सर्जन पेंशन स्कीम के माध्यम से सभी लोगों को, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो अंतिम गांव का कोई भी व्यक्ति हो, उसको लाभान्वित करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सरकार जनता के दरवाजे तक पहुंच रही है। और पहले आपको भी याद होगा कि होता था कि पेंशन के लिए भारत सरकार और इलाज के लिए भी भारत सरकार के कई मानक होते थे। 1.5 लाख रुपया आय सीमा तय थी, उसमें फिर BPLE कोटा था, फिर इलाज की तय सीमा थी राशि की 3 लाख रुपया, जिसको हमारी सरकार बनते के साथ हम लोगों ने 8 लाख रुपए आय तक के व्यक्ति को जोड़ दिया। BPLE, APLE सब कोटा हटा दिया और उसको उस समय 3 लाख से 5 लाख रुपया किया और 5 लाख रुपया से आज 10 लाख रुपया कर दिया। और जो इसकी तकनीकी पहलुए थे कि वो इतनी लंबी प्रक्रियाओं के दौर से गुजरता था कि मरीज को लाभ ही नहीं प्राप्त होता था।
तो हम लोगों ने सीधे मंत्री परिषद से स्वीकृति देते हुए सीधे सिविल सर्जन को ये राइट दे दिया। नहीं तो आपको याद होगा, आप तो अनुभवी राजधानी के पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि एक एक आदमी के इलाज के लिए बोर्ड बैठता था। सिविल सर्जन और कमेटी वहाँ से रेकमेंड करती थी, बोर्ड बैठता था। अब कब बोर्ड बैठेगा, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इतने गरीब गुरबा लोग जो है चक्कर काट काट के परेशान हो जाते थे। हमारी सरकार ने इसकी गंभीरता को समझने का काम किया और इसको सरलता के साथ लागू करने का प्रयास किया, और आज उसी का नतीजा है कि आज बहुत तेज गति में हमारे झारखंड के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं हम दे रहे हैं। उसी प्रकार सर्जन पेंशन स्कीम है, और मैंने कहा कि बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं कि थर्ड जेंडर का जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार भी हमारी सरकार सुरक्षित कर रही है, और उनको चाहे वो रोजगार के अवसर हो, चाहे वो आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह तो हमारी जो है एक शबनम मौसी हैं जो विधायक भी बनी है, बहुत जगह चेयरमैन भी हैं, तो इनको भी हक अधिकार है कि जो आम लोग जिस तरीके से जीते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको भी हक अधिकार है। इसलिए वो आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये जिले का दौरा भी आप करेंगे क्या? हम 6 जिले का दौरा करेंगे, और कल से हम डुमरी चुनाव में 4 दिन के लिए डुमरी चुनाव में भी रहेंगे। 4 दिन हम डुमरी चुनाव में चुनाव प्रचार में भी शामिल रहेंगे। क्योंकि आप लोग स्टार प्रचारक ने दिए, क्या कैसा लग रहा है डुमरी का चुनाव? डुमरी का चुनाव एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष का चुनाव है जिस ऐतिहासिक पुरुष को नाम कहने से हमारे शरीर में रोएं खड़े हो जाते हैं। जब कोई सैनिक सेना में भर्ती होता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो माँ भारती के लिए अंतिम सांस तक लड़े, और वो लड़ता भी है, शहादत भी पाता है, माँ भारती की रक्षा भी करता है। वैसे ही स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिस जनप्रतिनिधि का लंग्स काम नहीं कर रहा हो, और जिनको गहन चिकित्सा कक्ष में रहने की वरीय चिकित्सकों की हिदायत हो, और जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हों, लेकिन इसकी परवाह किए बिना चिंता किए हुए हर पल अपनी जनता के लिए समर्पित रहने वाले व्यक्ति को मैं ऐसा ही पुरुषार्थ वाला व्यक्ति कहूँगा जैसे हमारे सैनिक पुरुषार्थ दिखाते हैं। तो वो जनप्रतिनिधि होकर पुरुषार्थ दिखाया, और हमको इस बात का गर्व है कि अंतिम सांस तक उस आदमी ने अपनी जनता का लिए जान दिया है। लेकिन जो तथाकथित लोग हैं जो ओबीसी की बात करते हैं, जो तथाकथित लोग हैं जो कुर्मी की बात करते हैं, विशेष करके उन लोगों से पूछिए कि क्या जगन्नाथ महतो जैसा व्यक्ति जिसने मौत को गले लगाया जानकर, क्योंकि उसको जनता प्यारी थी, उसने अपनी चिंता नहीं किया और मौत को गले लगा लिया जनता की रक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए। अब वो लोग जो है सुदेश महतो जैसे लोग, जिनके नेतृत्व में 27% आरक्षण को भी तोड़ा गया, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह जो है देख रहे थे, बाबूलाल जी ओबीसी का आरक्षण तोड़ रहे थे, और सुदेश जी उसी सरकार के मजबूत पार्टनर थे। यदि सुदेश जी में थोड़ी सी भी नैतिकता होती या थोड़ा सा भी पिछड़ा और ओबीसी के प्रति सोच होती ना, और मैं यदि उनके जगह होता तो मैं निर्विरोध जो है ऐसे महान पुरुष के लिए निर्विरोध चुनाव में उनको जीतने देता, क्योंकि उनका अंतिम सांस जनता के लिए था। इसलिए वहां चुनाव की बात नहीं थी। सुदेश महतो तो बोल रहे हैं सर कि राजनीति में सहानुभूति नहीं चलती। हाँ, तो नहीं चलती तो सही बात है, तो फिर वो किस सहानुभूति की लहर के पीछे दौड़ रहे थे?
इस सहानुभूति की लहर के लिए वो जान प्राण दे रहे थे। क्यों वो आरक्षण और ओबीसी की बात जो है करके लोगों में को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? ये भी तो सहानुभूति है, ये भी तो लोगों के प्रति जो है समर्पण की भावना है। आज से भाजपा के कई नेता भी वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। अरे तो भाई उसके लिए तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन मैंने अपनी भावना व्यक्त की कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं मेरे सीना को यदि चीरिएगा तो यहाँ से आरक्षण दिखेगा, जो लोग ये कहते हैं कि हम जो है कुर्मी के लिए कुछ भी करेंगे, तो बताइए हमारे तो मुख्यमंत्री ने जब 500 बेड के अस्पताल की बात हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्णय किया कि नहीं जगन्नाथ महतो जी के नाम पर हम जो है 500 बेड का अस्पताल जो है बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि हम जो है जगन्नाथ बाबू के नाम पर जो है हम जो है काम करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे। तो मैं तो खुद पिछड़े वर्ग आदमी हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ और जगन्नाथ महतो एक पिछड़े वर्ग का, दलित पिछड़ा कमजोर वर्ग की एक आवाज थे, एक ऐसा बुलंद आवाज जिस बुलंद आवाज को मैंने हमेशा अपने साथ मंत्री परिषद पर मेरे बगल के चेयर में बैठते थे, हमेशा उनको अंतिम सांस तक लड़ते हुए देखा है। मैं कह नहीं सकता हूँ मेरी भावनाएं इतनी उनके प्रति समर्पित हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है अपनी आंख से, अपने साथ जिया है उनको। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात को कि जो लोग पिछड़े की बात कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि 27% आरक्षण की बात हो, अरे उनको इतना तो होना चाहिए था कि नहीं हम इस सीट पर कम से कम हम जगन्नाथ बाबू के लिए हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा भी राजनीति का क्या कुर्सी पाना है कि जिसमें आपकी विचारधारा नहीं है, जिसमें आपकी भावना नहीं है, जिसमें आपके जीवन का कोई सिद्धांत और विचार ही नहीं। मंत्री जी लेकिन वहाँ पर विकास नहीं हुआ है, क्योंकि लंबी दूरी तय करके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, अस्पताल के लिए दूर दराज के इलाकों में काफी दिक्कत होती है। देखिए, या तो आपने विकास को अपनी नज़रों से फिर देखा नहीं है और विकास को या तो आपने समझा नहीं है। मेरा दावा है कि जितना जगन्नाथ महतो जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है, शायद उतना विकास के लिए अन्य क्षेत्रों में कम हुआ होगा। चूंकि कुछ हमारे झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जो जंगल जमीन से आच्छादित हैं और कोई विधानसभा की डेंसिटी घनत्व तो ज्यादा है, किसी विधानसभा का घनत्व तो कम है, लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है। तो भौगोलिक दिशा दशा को भी आपको समझना होगा। आप यदि किसी एक गांव में गए हैं और संपूर्ण जगह नहीं जा पा रहे हैं तो आप उससे एक गांव से सभी चीजों को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति वहां पहुंचे थे जिन्होंने अपनी भांजे के इलाज को लेकर बन्ना गुप्ता के आगे अपनी फरियाद रखी। उन्हें भी आश्वासन मिला है कि उनकी जो भी समस्या है उस पर उन्हें मदद दी जाएगी। ऐसे में अब देखना ये है कि जो निर्देश दिए गए थे कि आम लोगों की समस्याओं को सुनना है और उनकी समस्याओं को दूर करना है और सरकार इसे जो फॉलो कर रही है, इसकी शुरुआत हुई है। अब देखना ये है कि क्या ये कितने हद तक ये सफल रहता है कि आम लोगों की समस्या जो सुनी जा रही है उसे पूरी की जाती है कि नहीं, और उनकी जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाता है कि नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।